YouTube पर आपको ढेर सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें क्लेम किया जाता है कि भारत की जो आजादी है वो बलिदान की वजह से नहीं मिली। हमारी जो क्रांतिकारी थे अपने जान की कुर्बानी दी है, उस वजह से हमें आजादी नहीं मिली है, बल्कि हमारी जो आजादी, हमारे देश की जो आजादी है वो अंग्रेजों की मेहरबानी की वजह से। और मेहरबानी कैसी भाई? तो अंग्रेज जो भारत छोड़ के गए हैं वो सिर्फ 99 साल के लीज पर भारत को आजाद करके गए। और ये भी क्लेम किया जाता है उन वीडियोज में कि अंग्रेज जब चाहेंगे भारत को अपना गुलाम कर लेंगे, और इसके लिए उन्हें करने की सिर्फ जरूरत क्या है? वहां बैठे हुए नहीं, लंदन में बैठ के उन्हें सिर्फ अपने संसद में एक रिजोल्यूशन पास करना और भारत फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा। या फिर अगर अंग्रेज ऐसा नहीं भी करते हैं तो 99 साल बाद, यानी कि 2046 में 99 साल पूरा होता है, तब जाके 2046 में भारत ऑटोमेटिक अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा। ये जो 99 साल वाली लीज की बात है, इसको साबित करने के लिए यूट्यूब पे ढेर सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं। अगर आप एक बार देखेंगे ना तो लगेगा कि ये सच भी बताए जाते हैं, लेकिन उन्हीं सब पॉइंट्स को आज मैं इस वीडियो में रखूंगा और बताऊंगा कि ये जो भी पॉइंट्स रखे जाते हैं और बताए जाते हैं कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स गलत है। हमारी जो आजादी मिली है ना, किसी के बाप की देन नहीं है, बल्कि हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की वजह से हमें आजादी मिली हुई है। जो पहला पॉइंट बताया जाता है उनमें से ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे आजादी लेने वाले लोग थे, जिनमें चंद्रशेखर आजाद थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, भगत सिंह थे, अशफाक उल्लाह खान थे, ये सब के सब 1947 से पहले ही मारे जा चुके थे। और बाद में जो नेहरू जी थे, भारत में शासन करने के लिए इन्होंने अंग्रेजों से 99 साल का समझौता कर लिया था। ये जो पॉइंट बताया जाता है इसमें कुछ हद तक सच्चाई मुझे लगती है कि भारत में जितने भी आजादी लेने वाले गैंग थे उन्हें किसी न किसी कारणवश 1947 से पहले ही निपटा दिया गया। और नेहरू जी थे वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेहरू जी ही भारत के बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिसके जड़ पे बैठे हुए हैं। पर जब जो आजादी लेने वाले गैंग थे, जिसमें राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने अंग्रेजों को इतना तोड़ दिया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। एक बार की अगर मान भी लें कि भारत की जो आजादी है वो 99 साल की लीज पर अंग्रेजों की मेहरबानी से मिली है, जरा ये समझिए कि उस हिसाब से भारत जो है वो अंग्रेजों की टेरिटरी हुई, तो फिर अंग्रेजों ने पाकिस्तान का बंटवारा क्यों करवाया? अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के नाम पे जिन्ना और नेहरू को खड़ा किया और भारत को दो हिस्सों में तोड़ दिया। कोई अपनी ही जमीन का टुकड़ा क्यों भला करना चाहेगा? दूसरा पॉइंट यह बताया जाता है कि जब भी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उन्हें संविधान और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये जो गोपनीयता की शपथ है ये दरअसल 99 साल की लीज की गोपनीयता है, और उसी की हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, और ये चीज गोपनीय ही रह जाती है, ये लोगों के सामने नहीं आ पाती है। अब इस बात को गलत प्रूफ करने के लिए भैया मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब तक मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं, मुझे खुद नहीं पता चलेगा कि आखिर कौन सी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन आपको बस इतना बता दूं, जो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है वो आज तक गोपनीय ही, और कोई आपको बताएगा नहीं। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देशों के भी हैं, वो भी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो क्या वो भी अंग्रेजों की 99 साल के लीज पे हैं? या हमारे देश के अंदर बहुत सारे रक्षा से जुड़ी हुई चीजें होती है जो सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास होती है, उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ना कि हमारी गुलामी के गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तीसरा पॉइंट ये बताया जाता है कि जो इंग्लैंड की महारानी है वो जब भी भारत आना चाहती है तो उन्हें किसी भी तरह से पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं जरूरत पड़ती भाई? तो बताया जाता है कि भारत को वो अपना टेरिटरी मानती हैं, अपने टेरिटरी में आने के लिए उन्हें किसी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात भी बिल्कुल सच है कि इंग्लैंड की जो महारानी है वो जब भारत आती है तो उन्हें किसी भी तरह से पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके पीछे जो असली कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड का जो पासपोर्ट है ना, वो इंग्लैंड की महारानी के नाम से ही इशू होता है। पासपोर्ट उसी को इशू होता है बताने के लिए कि वो कहाँ का नागरिक है। तो इंग्लैंड की महारानी अगर पासपोर्ट को इशू कर रही है तो वो साबित कर रही है कि वो जो बंदा है जिसके नाम से पासपोर्ट इशू हुआ है वो इंग्लैंड का या उनका नागरिक है। अब जो अपने नागरिकों का प्रामाणिकता खुद ही देता हो, उसकी नागरिकता की प्रामाणिकता कहां से मिलेगी? कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा? जी नहीं, प्रधानमंत्री से ऊपर वो है, वहां की फर्स्ट लेडी मानी जाती है भैया। तो फर्स्ट सिटीजनशिप पे अधिकार उन्हीं का है, तो उनकी नागरिकता का प्रामाणिकता कौन देगा? उनका पासपोर्ट ही वहां पे इशू नहीं है। जैसे हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इशू होता है। हमारे प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये हमारे देश का नागरिक है। अब हमारे प्रेसिडेंट ही जब नागरिकों को प्रामाणिकता दे रहे हैं तो उनकी प्रामाणिकता भला कौन मांगेगा? तो जब भी हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दुनिया में कहीं भी जाते हैं
तो ऑटोमेटिक भारत के प्रेसिडेंट है, हमारे संविधान में लिखा हुआ, तो फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं, इसलिए उनकी प्रामाणिकता की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बकायदा ये हमारे संविधान में ही उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया दिया गया है। तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट भी अगर दूसरे देश में कहीं जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही इंग्लैंड की महारानी जब भी कहीं जाती हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, तो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करती हैं, तो उन्हें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया जाता है कि भारत का जुडिशरी यानी हमारा जो कोर्ट है, जब भी कोई फैसला देने में असक्षम होता है, यानी कि हमारे कानून में किसी क्राइम के लिए ऐसी कोई सजा लिखी नहीं हो, फैसला लिखा ही नहीं हो कि वो सुनाया जा सके, तो भारत का जो जुडिशरी वो अंग्रेजों के जमाने से रेफरेंस लेता है कि उस जमाने में अंग्रेजों के समय में कौन सा फैसला दिया गया और उसी फैसले को भारत का जो जुडिशरी है वो अप्लाई कर देता है। देखो ये बात भी बिल्कुल सच है। और हमारा देश का जो संविधान है वो हमारा देश गणतंत्र कब बना, 1950 में, लेकिन अंग्रेजों का संविधान हमारे देश से कई 100 साल पुराना है। और हमारा जो देश का संविधान है बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब लिखा था तो अंग्रेजों के ही संविधान को लेके उसको कॉपी, बहुत सारे ऐसे 90% ऐसे चीजें थे जिसको कॉपी करके हमारे संविधान में उतार दिया गया। यानी हमारा जो संविधान है, हमारा जो जुडिशरी है, ऑलरेडी अंग्रेजों द्वारा बनाए संविधान को ही फॉलो करता है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर को ऐसा लगा कि अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान सबसे लचीला है, फ्लेक्सिबल है, ये अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश को भी एक फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी और संविधान की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा ही बनाए हुए संविधान को 90% तक अपने संविधान में कॉपी कर दिया गया। इसलिए जो भी कानून बनते हैं वो उन्हीं का रेफरेंस लेके बनाया जाता है। अब अगर हमारा कोर्ट फिर भी अगर अपने द्वारा लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन से या कानून से अगर फैसला नहीं सुना पाता है, तो फिर वो देखता है कि अंग्रेजों के समय में, क्योंकि हमारा बाकी सारा फैसला उन्हीं से कॉपी किया गया है, तो उस समय ऐसा कोई फैसला दिया गया कि नहीं। अगर उस समय अंग्रेजों ने कोई ऐसा फैसला सुनाया गया, उसके बाद हमारा कोर्ट उसे एनालाइज करता है कि ये कहीं ब्रूटल तो नहीं है, ये कहीं सही या गलत तो नहीं है। जब हमारे कोर्ट को लगता है कि हाँ ये फैसला जो अंग्रेजों ने सुनाया वो सही है, तभी हमारी जुडिशरी उस फैसले को अप्लाई करती है। अगर वो जुडिशरी को लगता है कि गलत है, तब वो ऐसा नहीं करती है। यानी हमारी जो जुडिशरी है अंग्रेजों द्वारा दिए हुए फैसले को अप्लाई करने के लिए बाध्य नहीं है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि अगर अच्छा है तो ले लो, बुरा है तो उसे छोड़ दो। अगला जो पॉइंट बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी जहाज, हवाई जहाज होते हैं, वो अगर रजिस्टर होते हैं तो उनका जो टेल नंबर, रजिस्ट्रेशन कोड होता है वो वीटी से स्टार्ट होता है। वीटी का फुल फॉर्म होता है वाइसरॉय टेरिटरी, जो साफ साफ बताता है कि इंडिया जो है वो आज भी वाइसरॉय यानी अंग्रेजों की टेरिटरी में आता है। देखो ये बिल्कुल सच बात है कि वीटी का फुल फॉर्म वाइसरॉय टेरिटरी है, जो ये साफ साफ बताता है कि भारत अंग्रेजों की टेरिटरी है, वाइसरॉय की टेरिटरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। वीटी इसलिए हमारा रजिस्ट्रेशन कोड है क्योंकि ये अंग्रेजों के पहले से चल रहा है, और हमारा जो सिस्टम है देश का, हमारा जो नेता है वो इतने सुस्त हैं कि उन्होंने कभी इस चीज को बदलने की जरूरत महसूस नहीं की। अगर भारत सच में वाइसरॉय की टेरिटरी होता तो पाकिस्तान भी वाइसरॉय की टेरिटरी होता और बांग्लादेश भी वाइसरॉय टेरिटरी होता। लेकिन आजादी के बाद लगभग 10 साल तक पाकिस्तान का जो रजिस्ट्रेशन कोड था वो भी वीटी था, लेकिन 10 साल के बाद लगभग 1958 में पाकिस्तान ने इस वीटी को हटा दिया और उसे एपी कर दिया। आखिर पाकिस्तान कैसे कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान ने समझा कि हमारी गुलामी का प्रतीक है, इसे हटा देना चाहिए, इसलिए उसने हटा दिया। अगर पाकिस्तान दे होता अंग्रेजों का तो वो कभी ये कर नहीं पाता। बांग्लादेश ने भी अपना जो वीटी रजिस्ट्रेशन कोड है उसे हटा के S2 कर दिया। भारत का अगर वीटी चेंज नहीं हो पाया तो ये हमारे सिस्टम की लापरवाही है, ना कि हमारी गुलामी का प्रतिचिन्ह है। चलो ये भी मैं मान लेता हूं कि भारत जो है वो आज भी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आता है, आज भी भारत जो है वो गुलाम है, और जब चाहे अंग्रेज हमारी आजादी छीन सकते हैं और भारत को फिर से गुलाम बना सकते हैं। तो भैया 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आपको याद है? भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तो भारत इतना पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गया था कि पाकिस्तान के 95,000 सैनिक जो थे वो भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर कर दी थी। उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट कौन कर रहा था आपको पता है? यही ब्रिटिशर्स थे और अमेरिकन थे। पाकिस्तान के सपोर्ट में ये अमेरिकन और ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा आ गए थे कि इन लोगों ने पाकिस्तान का हार बर्दाश्त ही नहीं किया। जब उनका PNS गाजी भारत ने डुबो दिया था तो अमेरिकी जो थे वो आग बबूला हो गए थे और उन्होंने भारत से बदला लेने का निर्णय किया। तब
अमेरिका और जो ब्रिटिश की नेवी है वो हिंद महासागर से होते हुए भारत के सीमा पे आ गई थी। उस समय हमारी आर्मी पाकिस्तान को जरूर हरा दी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटिश नेवी का मुकाबला करने के लायक हमारी आर्मी और नेवी नहीं थी। तब हमारे देश का रक्षा कौन किया था? इन दोनों से रसिया ने किया था। रसिया ने अपने सबमरीन चुपके से लाके इंडियन नेवी और अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी के बीच में खड़ा कर दिया और इन दोनों अमेरिकन और ब्रिटिशर्स को दुम दबा के वहां से भाग जाना पड़ा। ये ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अगर ब्रिटिशर्स के हाथ में इतनी ही भारत की गुलामी होती ना, तो वहां जाने के बाद अपने संसद में रिजोल्यूशन पास करते और पाकिस्तान का बंटवारा होने से रोक देते। और अगर फिर भी आपको यह लगता है कि 99 साल बाद यानी 2046 में भारत फिर से अंग्रेजों के गुलाम हो जाएगा, तो आपको बता दूं ये भारत 1947 और 1971 का भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है। और 2021 में अगर भारत सर्वशक्तिशाली के रूप में देखेंगे तो चौथे नंबर पे है और ब्रिटिशर्स आपको पता है कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे है ससुरे। और 2046 में ये हमको गुलाम बनाएंगे। हमको गुलाम बनाने के चक्कर में कहीं खुद ये भारत के गुलाम ना बन जाए सारे ब्रिटिशर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी फैक्ट्स मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और अब आपको यकीन हो गया होगा कि हमारा देश 99 साल के लीज पर आजाद नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे क्रांतिकारियों के बलिदान के स्वरूप में हमारा देश आजाद हुआ है। और ये बलिदान ऐसे ही बेकार नहीं जाएगा। और जो भी है अपनी आजादी का खुलकर मजे लीजिए, ना कि अपनी आजादी का उपहास उड़ाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।